Namaste bachcho, I am before you for the students of class 10 with subject democratic politics. Today's our topic is accommodation in Belgium. Accommodation in Belgium. Before this class, we have already read about the ethnic composition of Belgium and Sri Lanka. After that, majoritarianism in Sri Lanka. एथनिक कंपोजिशन के बारे में जाने कि बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन किस तरह का है और श्रीलंका में एथनिक कंपोजिशन किस तरह का है, और श्रीलंका की सरकार ने वहाँ के जो डाइवर्स जो पॉपुलेशन था, डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन, डाइवर्स कल्चर, उसको कैसे टैकल किया, और बेल्जियम की सरकार ने किस तरह से उन सारे कल्चरल डाइवर्सिटीज को ग्रुप्स के आधार पर, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन के आधार पर उसको कैसे अकोमोडेट किया, इस टॉपिक में मुझे देखना है। हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट मेजॉरिटी सिंगला ग्रुप के प्रभाव में आकर के बहुत सारे मेजोरिटेरियन मेजर्स अडॉप्ट किया था, और इसके वजह से वहाँ जो माइनॉरिटी था, तमिल ग्रुप्स, तमिल कम्युनिटी, उसने महसूस किया, एहसास किया कि यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है या गवर्नमेंट पॉलिसीज है, ये कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे एक एक करके उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, उसके साथ भेदभाव कर रहा है, उसका जो अपॉर्चुनिटी है फॉर गेटिंग जॉब्स या दूसरे तरह का जो अपॉर्चुनिटी है, या उनके जो लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है, उसको किस तरह से वह उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, इससे वह काफ़ी दुखी था। नतीजा ये हुआ कि वह वहाँ के जो दो मेजर ग्रुप थे, मेजर कम्युनिटी था सिंगला और दूसरा कम्युनिटी था तमिल, सिंगला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी, उनके बीच में कैसे कैसे रिफ्ट बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंकन तमिल्स अपना पार्टी लॉन्च करना शुरू किया, अपना पार्टी बनाया, उसने स्ट्रगल्स शुरू कर दिया। किस लिए? फॉर विच पर्पस? फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ Tamil as an official language. For the recognition of Tamil as an official language, for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. इसके लिए वह स्ट्रगल छेड़ दिया, अपना पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च किया। उनका डिमांड था कि जिस क्षेत्र में वह रह रहा है उसको ऑटोनॉमी दिया जाए, उसको ऑटोनॉमी उन्हें प्रोवाइड किया जाए। लेकिन वहाँ की जो सरकार थी, उनके जो तमिल जो बहुल जो इलाका था, वहाँ जो इनका डिमांड था कि उन्हें ऑटोनॉमी दिया जाए, उसके डिमांड को लगातार वहाँ की सरकार डिनाई कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि 1980s में several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam in northern and eastern parts of the Sri Lanka। और इस तरह से पिछले क्लास में मैंने बताया था कि उनके बीच में, उन दोनों कम्युनिटी के बीच में वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और इससे सिविल वार की स्थिति पैदा हुई। और हम देखते हैं दूसरे तरफ कि बेल्जियम का जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम, उन परिस्थितियों को कैसे अकोमोडेट किया। वहाँ भी डाइवर्स कल्चर था, वहाँ भी डाइवर्स पॉपुलेशन था, लेकिन उस डाइवर्स पॉपुलेशन को उसने कैसे उसको कंट्रोल किया, कैसे उसको
टैकल किया। द बेल्जियन लीडर्स टुक ए डिफरेंट पाथ। उसने क्या किया? द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, उसको उसने रिकॉग्नाइज किया, उसको उन्होंने मान्यता दिया, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इन 1970s एंड 1993 इनके बीच में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। दे अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an arrangement, जिस अरेंजमेंट के तहत सारे डाइवर्स पॉपुलेशन एक साथ एक देश में एक साथ सामंजस्य के साथ रह सके। और उसके लिए उन्होंने कुछ मॉडल अपनाया जिसको बेल्जियन मॉडल कहा जाता है। उसने उसके लिए कुछ मॉडल अपनाया, कुछ एलिमेंट्स अपनाया जिसको बेल्जियन मॉडल कहा जाता है, जो दुनिया में काफ़ी उसकी प्रशंसा की गई। और प्रशंसा ही नहीं की गई बल्कि उन्होंने सफलतापूर्वक अपने यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सारे डाइवर्स पॉपुलेशन को संतुष्ट करते हुए आगे बढ़ाता आ रहा है। तो ये क्या था? ये मेजर्स क्या था? पहला था उसमें बेल्जियन मॉडल का पहला पॉइंट है इसमें, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही कम्युनिटी का, दोनों ही मेजर जो कम्युनिटी था डच और फ्रेंच, उसके मिनिस्टर्स इक्वल होंगे। और इतना ही नहीं, यदि किसी तरह का some special laws required the support of the majority of members from each linguistic group, यदि किसी भी तरह का विशेष कानून यदि बनाया जाता था, उस कानून को बनाने के लिए दोनों ही लैंग्विस्टिक ग्रुप के मेजोरिटी का सपोर्ट चाहिए होता था। तो ये एक माने उनका एक कदम था बेल्जियन मॉडल का। दूसरा था many powers of the central government have been given to state governments of the 2 regions of the country। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड कर दिया गया था। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं काम करता था, वह उसके अधीनस्थ नहीं होता था। अगला कड़ी है इसमें, अगला पहलू है बेल्जियन मॉडल का। ब्रुसेल्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, और उन्होंने क्या किया? ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया उसने, जो उसका कैपिटल सिटी था ब्रुसेल्स, उसमें सेपरेट गवर्नमेंट, और वहां भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, दोनों ही कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन। आप जानते हैं कि यदि देश लेवल पर देखा जाए बेल्जियम में, तो डच कम्युनिटी मेजोरिटी में था, लेकिन ब्रुसेल्स में फ्रेंच कम्युनिटी मेजोरिटी में था। तो दोनों ही एक दूसरे के गवर्नमेंट को, कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला दोनों कम्युनिटी को, तो ब्रुसेल्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला, दोनों के लिए एक्सेप्टेबल था, दोनों ही कम्युनिटी उससे संतुष्ट था। इसके अतिरिक्त एक इंटरेस्टिंग पहलू था इसमें। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक तीसरे तरह का गवर्नमेंट जिसको कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को कैसे लोग निर्वाचित करता था? द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग। और इसका क्षेत्राधिकार क्या था? इसका जुरिस्डिक्शन क्या था?
This government has the power regarding cultural, educational and language issues. कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज इशूज, इस पर कानून बनाने का अधिकार था। इस तरह से सारे जो ग्रुप्स थे, मेजर ग्रुप्स थे, वो संतुष्ट था और दोनों में सभी ग्रुप्स में कोऑर्डिनेशन होकर के वहाँ की सरकार आगे बढ़ रही थी। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये जो बेल्जियन मॉडल था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख भी रहा है, कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये जो अरेंजमेंट था वह वहाँ काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ये अरेंजमेंट बेल्जियम में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इससे फायदा क्या हुआ? दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड a possible division of the country on linguistic lines. एक चीज, एक मंत्र मैं आपको दिखाता हूं। यहां मैंने लिखा कि पावर शेयरिंग रिड्यूसेस सोशल कॉन्फ्लिक्ट। यदि सारे कम्युनिटी को यदि रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले गवर्नमेंट में, और सारे कम्युनिटी को ये लगे कि नहीं, सरकार हमारे इंटरेस्ट की बात करती है, सरकार हमारे मान सम्मान की बात करती है, सरकार हमारे लैंग्वेज और हमारा जो कल्चर है उसका सम्मान करती है, तो सभी कम्युनिटी उस देश में संतुष्ट रहते हैं। उससे क्या होता है? सोशल कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है। और सोशल कॉन्फ्लिक्ट यदि किसी देश में हो, जैसा कि मैं आपने श्रीलंका का उदाहरण देखा, उससे क्या होता है? वायलेंस से क्या होता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। वह देश कभी भी मजबूती के साथ खड़ा नहीं रह सकता है, उस देश की प्रगति नहीं हो सकती है, उस देश का विकास नहीं हो सकता है। इसमें यह देखना है कि इसको इंटरनेशनल बिरादरी में मान्यता दिया गया बेल्जियम मॉडल को, और इसको इस चीज से जान सकते हैं कि व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, एक संगठन बनाया बहुत सारे कंट्री यूरोप के, तो उन्होंने ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर बनाया। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, यानी कि इंटरनेशनल, वहाँ इंटरनेशनल मान्यता दिया गया। इंटरनेशनली ब्रुसेल्स और बेल्जियन मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई। अब प्रश्न उठता है कि हमने दोनों स्टोरी को देखा, हमने एथनिक कंपोजिशन देखा श्रीलंका और बेल्जियम का। श्रीलंका ने उस स्थिति को कैसे टैकल किया और बेल्जियम की सरकार ने उस स्थिति को कैसे टैकल किया, ठीक है। तो इसमें इसके बावजूद कि बोथ आर डेमोक्रेसीज, बट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। इन बेल्जियम हमने क्या देखा? द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल। The unity of country is possible only by respecting the feelings and interest of different communities and regions. वहाँ की सरकार ने इसको फील किया कि यदि देश को स्थिर रखना है, देश को प्रगतिशील करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जो डिफरेंट कम्युनिटीज और रीजन्स का जो फीलिंग और इंटरेस्ट है उसका हमें सम्मान करना होगा। लेकिन इससे कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल है श्रीलंका का। श्रीलंका से हमने क्या जाना? श्रीलंका के उदाहरण से हमने क्या देखा कि इफ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेड टू शेयर पावर। श्रीलंका के उदाहरण हमने देखा कि इफ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेज टू शेयर पावर, इसका परिणाम क्या होता है? इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। इससे क्या होता है? देश पर खतरा मंडराने लगता है। जैसा कि हमने श्रीलंका के उदाहरण में देखा, श्रीलंका के एग्जाम्पल में देखा कि वहाँ जो माइनॉरिटी तमिल जो ग्रुप था, तमिल कम्युनिटी जो था, वो बाद में जाकर के एक
स्टेट का डिमांड करने लगा, तमिल इलम नाम के स्टेट का डिमांड करने लगा, यानी कि श्रीलंका ऑन द वर्ज ऑफ डिसइंटीग्रेशन तक पहुंच गया। फिर अगला एक टॉपिक है इसमें, इसको हम लोग जान लेते हैं कि इसको बेहतर होगा कि इस क्वेश्चन के तहत हम देखें व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो इसका आंसर देखने के लिए, इसका आंसर करने के लिए या इसको समझने के लिए टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन। पहला है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है? जिसको कहते हैं समझदारी भरा कारण, जिसमें समझदारी की बात होती है, और दूसरा कारण है मोरल रीजन, जिसमें नैतिक की बात की जाती है। समझदारी की बात में क्या होता है? प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है? प्रूडेंशियल रीजन्स आर बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। नफा नुकसान का कैलकुलेशन करके और उसके आधार पर वह तरीका अपनाया जाता है, प्रूडेंशियल रीजन। लेकिन यदि मोरल रीजन की बात करें तो ये बेस्ड होता है प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशंस। ये सिर्फ नैतिक बात की ही चर्चा करता है, इस पर ही आधारित है। इसको हम लोग जान लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे ही करेंगे, प्रूडेंशियल रीजन के तहत जो भी पॉइंट्स आएंगे और उसके बाद मोरल रीजन्स के तहत जो पॉइंट आएंगे। प्रूडेंशियल रीजन की पहले बात कर लेते हैं कि पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। मैंने यहाँ बताया है कि पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स since social conflict often leads to violence and political instability. दूसरा पहलू है अंडर प्रूडेंशियल रीजन, it is a good way to ensure the stability of political order. राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए ये जरूरी होता है। और तीसरी बात है imposing the will of the majority community over others. यदि मेजॉरिटी कम्युनिटी की इच्छा को दूसरे पर लाद दिया जाए, इससे क्या होता है? ये इन द शॉर्ट रन ये देखने में लगता है कि नहीं बहुत अच्छा है, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। इससे क्या होता है? देश पर खतरा उत्पन्न हो जाता है और ये मेजॉरिटी के लिए भी नुकसानदेह होता है। जहां तक मोरल रीजन की बात है तो पहला इसके तहत पावर शेयरिंग इज द वेरी एस्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यदि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का एक अभिन्न पार्ट है, उसी से जुड़ा एक अभिन्न चीज है कि उसमें पावर शेयरिंग मस्ट है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट। इसमें क्या होता है? जैसे आपने डेमोक्रेसी में जाना कि डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसमें सॉवरेंटी जो होता है लोगों के हाथ में होता है। शासक भी वह खुद होता है और शासित भी खुद होता है। तो वह कोई भी डिसीजन जो लेता है वह सोच समझ करके लेता है, क्योंकि उसे भी उसका प्रभाव उस पर भी पड़ता है। जो शासक है उसका प्रभाव उस पर भी पड़ता है। इसको ध्यान में रख करके वह डिसीजन लिया जाता है। अगला पॉइंट है people have the right to be consulted on how they are to be governed. मैंने जस्ट बताया कि शासक और शासित दोनों लोग होते हैं, वहाँ के नागरिक होते हैं डेमोक्रेसी के अंतर्गत। तीसरी बात है a legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. लोग अपने हितों की बात खुद करता है। गवर्नमेंट में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जा करके और वह पॉलिसी मेकिंग का काम करता है और वह अपने नफे नुकसान की बात को सोच करके और वह कोई डिसीजन लेता है। इस तरह से आपने देखा कि प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन के तहत हम
पावर शेयरिंग हमारे लिए जरूरी है, इसको आपने देखा। जैसे पावर शेयरिंग के तहत प्रूडेंशियल रीजन आता है और मोरल रीजन आता है। तो रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी फॉर माइनॉरिटीज, इसको आप कह सकते हैं कि एक उदाहरण है प्रूडेंशियल रीजन का। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया, ये एक उदाहरण हो सकता है मोरल रीजन का, मोरल रीजन का। तो आज हम लोग यही, अगले क्लास में हम लोग फिर अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे और वह होगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग ये अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। आज के लिए हमारा होमवर्क होगा, आप नोट कर लेंगे, स्टेट द मेन एलिमेंट्स, स्टेट द मेन एलिमेंट्स ऑफ द पावर शेयरिंग मॉडल इवॉल्व्ड इन बेल्जियम। पहला होमवर्क क्वेश्चन, स्टेट द मेन एलिमेंट्स ऑफ द पावर शेयरिंग मॉडल इवॉल्व्ड इन बेल्जियम। एक बार और सुन लेंगे, स्टेट द मेन एलिमेंट्स ऑफ द पावर शेयरिंग मॉडल इवॉल्व्ड इन बेल्जियम। और दूसरा होमवर्क है, व्हाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन। व्हाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन। आज का यहीं तक, फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।